नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग टोनलाइजेशन के बारे में सीखेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस भी बजाएंगे जिनसे हमारे वायलिन का टोन अच्छा हो सके। टोनलाइजेशन को समझने के लिए आपको टोन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो टोन का सरल शब्दों में अगर हम लोग अर्थ समझने की कोशिश करें तो कोई भी ध्वनि है, कोई भी साउंड है, उस साउंड का जो क्वालिटी है वो कैसा है, ये हमें टोन से पता चलता है। जैसे वायलिन है या कोई गा रहा है, तो किसी वायलिन की साउंड या उसकी जो टोन होगी, हो सकता है थोड़ी सी मेलो हो। मेलो यानी थोड़ी सी दबी हुई, थोड़ी सी हल्की दबी हुई साउंड को मेलो साउंड बोलेंगे। तो इसका टोन कैसा माना जाएगा? मेलो। कोई वायलिन होगा जिसका साउंड बहुत ब्राइट होगा, बहुत चमकीला साउंड होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका टोन जो है बहुत ब्राइट है, बहुत चमकीला टोन है। तो ऐसे वायलिन में आपको दिखेगा कि जब आप हायर नोट्स को बजाएंगे तो वहाँ बहुत तीखा, कानों को चुभने वाला साउंड निकलेगा, चाहे कितना भी अच्छा बजाए। बट जिस भी वायलिन का जो टोन होगा वो ट्रेबल की तरफ ज़्यादा होगा, यानी हायर ऑक्टेव की तरफ ज़्यादा होगा, उसका साउंड थोड़ा सा हार्श लगेगा। फिर कुछ ऐसे वायलिन होंगे जिनका साउंड बड़ा नेज़ल होगा, जो तो हम कहेंगे उसका टोन नेज़ल आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये अलग अलग क्वालिटीज़ हैं उस वायलिन की। अगर वो तो बेस्ट साउंड किसको कहा जाता है? यहाँ थोड़ा सा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट और टाइप ऑफ म्यूज़िक जो वो बजाते हो इंस्ट्रूमेंट में, उसमें थोड़ा सा असर आता है, मतलब वो प्रेफरेंस बन जाता है। तो मेलो टोन जनरली प्रेफर किया जाता है वायलिन के लिए। मेलो थोड़ी सी हल्की दबी हुई लेकिन मीठी गोल साउंड जो होती है उसको पसंद किया जाता है। और बहुत ज़्यादा नेज़ल हो गया तो वो साउंड अक्सर लोग नहीं पसंद करते। हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को ट्रेबलिश साउंड, जो थोड़ी सी मतलब चमकीली साउंड हो, ब्राइट हो, वो वाली टोन लोगों को पसंद आती है वायलिन में। तो इस तरह से गाने में भी आप देखेंगे किसी की आवाज़ आपको अच्छे गाते होंगे बट उनकी आवाज़ में थोड़ा तीखा, एक मतलब बहुत थोड़ा सा हार्शनेस होगी उसकी हायर ऑक्टेव में आवाज़ में। ऐसा लगेगा जैसे हवा को चीरती हुई चली जा रही है। तो वो उसका क्या हुआ? क्वालिटी हुआ, उसके उस व्यक्ति के वॉइस का क्वालिटी हुआ, जो हम कहेंगे उसका टोन ऐसा है, उसका टोन थोड़ा सा हार्श है। और इसको अच्छे से समझने के लिए स्वीट टोन, तो अगर आप सोनू निगम जी को सुने तो उनकी जो वॉइस है, जो उनका वॉइस का जो टोन है वो क्या है? बहुत स्वीट है, मीठा है, हमेशा कानों को अच्छा लगता है उनका गाना। तो इस तरह से आप टोन को समझ लीजिए। तो अब आते हैं कि वायलिन पे ये जो टोन है इसको कैसे मेंटेन किया जाए, जैसा हम चाहते हैं उसको कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पे बारी आती है इस चीज़ को समझने की कि जो टोन है वो आखिर साउंड कहाँ से निकल रहा है। टोन तो तब आएगा जब साउंड निकलेगा। तो साउंड कहाँ से निकल रहा है? जब आप बो को वायलिन पे चला रहे हैं तो आपका हाथ, राइट हैंड, जितने अच्छे से कंट्रोल्ड वे में चलेगा और बो पे आपका जितना कंट्रोल होगा, उतनी ही अच्छी कंट्रोल्ड टोन आप अपने वायलिन से निकाल सकते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइजेस इस बुक में दी हैं, बहुत अच्छी सिंपल एक्सरसाइजेस है। उनको बजा के ये देखेंगे कि हम कैसे अपने टोन को बेटर बना सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। तो जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको बो की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको सिर्फ साउंड को समझने की ज़रूरत है। तो आप अपना वायलिन लेंगे और इसको आपको प्लग करना है। बेसिकली कहाँ से प्लग करना है? ऐसे होल्ड कर लीजिए, जैसे मैंने होल्ड किया, ये देखिए ऐसे होल्ड कर लिया, गिटार के जैसा आप मान लीजिए थोड़ा सा, या मैंडोलिन के जैसा। और आपको अपने थंब से जिस भी स्ट्रिंग पे जो भी नोट आपको कहा गया है बजाने के लिए, उसको आपको ऐसे प्लग करके बजाना है। और बजाने पर आप इसको सुनिए, इसकी पूरी गूंज को सुनिए। तो आपको अंत तक इसकी जब गूंज सुनेंगे तो आपको पहली चीज़ क्या होगी? आपके वायलिन का जो एक पूरा साउंड है वो कैसा है, वो आपके कानों में जाएगा। उसकी गूंज को जब आप सुनेंगे देर तक तो आपके वो कानों में जाएगा और आपके माइंड को पता चलेगा कि हाँ, मेरा वायलिन का टोन कैसा है। क्या ये थोड़ा सा हार्श है? क्या ये थोड़ा सा मेलो है? क्या ये थोड़ा सा बीच में आ रहा है, स्वीट है? या फिर थोड़ा सा नेज़ल है? इस टाइप की अलग अलग टोनल क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है। अब इसका काम प्रोफेशनली कहाँ आता है टोन का? कई बार इमोशनल म्यूज़िक होता है। तो इमोशनल म्यूज़िक में आपको
फॉर एन एग्जाम्पल, तो कोई इमोशनल सीन चल रही है या कोई थोड़ा सा सीरियस है, तो वहाँ पे यही सारे नोट्स को इतने प्यार से और इतने मतलब सॉफ्टली आपको एग्जीक्यूट करना है, ज़रा भी उसमें हार्शनेस ना हो, और पहले नोट से ही आपको उसमें वो इमोशन, वो फील देना पड़ेगा। तो आपको तब वो फील जनरेट होगा कि हाँ, वो जो सीन चल रहा है जिसके लिए हम म्यूजिक दे रहे हैं, यहाँ बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए, या जैसे कोई गाना हो गया जिसमें इमोशनल कोई गाना होगा, वहाँ पे हम म्यूजिक दे रहे हैं, तो उसके लिए ये टोनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फील है सैड और आप जो बजा रहे हैं उसमें वो फील आ ही नहीं रहा सैडनेस का। अब सैडनेस का फील लाने के लिए आपको ये नहीं करना है कि हाँ कोई ऐसी हरकत करें जिससे आप सैड हो जाएं, तब सैड म्यूजिक निकलेगा, तब तो आप आर्टिस्ट ही नहीं हुए। फिर आर्टिस्ट का मतलब ही यही होता है कि वो, उसका मूड कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा मूड क्रिएट कर सके अपनी आर्ट से, चाहे वो पेंटिंग हो या म्यूजिक हो या कुछ भी और हो, वो मूड क्रिएट कर सके, ये क्षमता होनी चाहिए, क्रिएशन की क्षमता होनी चाहिए। तो ये आपको डेवलप करनी होगी अपनी टोन से। अगर टोन हैप्पी है तो आपको हैप्पी टोन चाहिए, आप उसको हैप्पी टोन के साथ बजाइए। और अगर वो बहुत सैड है तो आपको उसको सैड की तरह बजाना पड़ेगा। तो ये टोन का प्रोफेशनल फील्ड में इस तरह से यूज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, शार्प सिंबल्स को देख लेना है कि कहाँ कहाँ शार्प सिंबल्स हैं, या अगर कोई फ्लैट सिंबल है तो वो कहाँ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शार्प सिंबल्स कहाँ है। तो इसमें भी ए मेजर स्केल का शार्प सिंबल यूज किया गया है, यानी कि 5th लाइन के ऊपर पहला शार्प सिंबल, तो एफ हमारा एफ शार्प हो गया। 3rd 4th लाइन के ऊपर दूसरा शार्प का सिंबल है, यानी सी शार्प हो गया। और जो लास्ट शार्प का सिंबल है वो 5th लाइन के ऊपर है, तो यानी हमारा जी भी शार्प हो गया। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा टाइम सिग्नेचर है वो क्या दिया हुआ है, कॉमन टाइम नहीं दिया है, कट टाइम दिया है, क्योंकि सी और उसको एक लाइन काट रही है। तो सी, ये मैंने आपको बताया था, कट टाइम है। कट टाइम का मतलब क्या होता है कि जो भी किसी भी टाइप ऑफ नोट की, जैसे क्वार्टर नोट है, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका वो हाफ माना जाएगा अब। यानी क्वार्टर नोट 1 बीट का होता है, तो अब वो कितने बीट का माना जाएगा, हाफ बीट का। जो हाफ नोट है वो 2 बीट्स का है, वो कितनी बीट का माना जाएगा, 1 बीट का। तो ये होता है। हाँ, कट टाइम को हम लोग अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2/2, 2/2 लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला नोट आएगा वो आपको दिखेगा 2nd और 3rd लाइन के बीच में। साथ ही साथ इस नोट के ऊपर आपको PIZZ लिखा है, मतलब पिज्जिकाटो। पिज्जिकाटो का मतलब यही है, प्लग करना। ये प्लग करने को पिज्जिकाटो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे PIZZ इसीलिए लिखा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसको प्लग करके इस एक्सरसाइज को बजाइए, ना कि बो के साथ। ठीक है, तो पहला नोट हमारा क्या मिल गया हमको, ए, क्योंकि 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको रेस्ट मिलेगा। तो रेस्ट जो है वो कितने बीट्स का है, यहाँ पे हाफ बीट का ही है, क्योंकि 1 बीट का है तो वैसे क्वार्टर नोट का रेस्ट, लेकिन अब क्योंकि कट टाइम है तो इसलिए इसको हम लोग मानेंगे हाफ बीट का रेस्ट। उसके आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट नोट है वो हमारा 4th और 5th लाइन के बीच में है, और वो है ई। और उसके आगे जो रेस्ट है वो भी क्वार्टर नोट का है, लेकिन अब हाफ बीट का उसको माना जाएगा। तो पहला बार क्या बना, ए ई, ऐसे बजेगा। ठीक है, देखिए। नेक्स्ट पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट बार है वो भी हमारा ए और ई ही है, क्योंकि पहला नोट आ रहा है 2nd और 3rd लाइन के बीच में, ए है, उसके बाद एक रेस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट नोट जो हमारा आ रहा है, जो लास्ट नोट है, वो 4th और 5th लाइन के बीच में आ रहा है, तो वो हमारा ई है। तो ये एक्सरसाइज ऐसे ही बजेगी, देखिए। बस ये बार बार करने से आपको क्या आएगा, ऐसा साउंड सुनने से आपके अंदर इसके जो टोन है
वो उसकी पहचान होगी, इसकी टोन की पहचान हो जाएगी आपको, और वो पहचान ही डेवलप करना इस पर्टिकुलर चैप्टर का काम है। इसके बाद के जो सॉन्ग्स हैं वहाँ पे टोन का बहुत काम है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा और एडवांस सॉन्ग, जैसे जैसे नए नए चैप्टर आएंगे सॉन्ग्स का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब ये भी है कि थोड़ी डिफिकल्टी भी बढ़ेगी, टेक्निकल चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, और आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। तो जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो थोड़ी सी 3 लाइन की एक्सरसाइज है, और यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डाउन और अप बो में जितना भी ड्यूरेशन आपका बो का चल रहा है वो एक सिमिलर टोन से बजे, यानी आप डाउन बो करें तो भी एक सिमिलर टोन आए, अप बो करें तो भी एक जैसी टोन आए। थ्रू आउट आपके प्लेइंग में एक जैसी टोन निकलनी चाहिए, टोन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे बीच बीच में लोगों की बो हिल जाती है तो उससे टोन चेंज हो जाती है, या ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर दिया तो उससे बार बार टोन चेंज होती है। एक प्रेशर के साथ और बिना स्क्रैची साउंड प्रोड्यूस किए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो स्क्रैची साउंड आएगी, बिना उसको किए डाउन और अप बो को करके हम लोग को देखना है। तो पहले नोट्स जान लेते हैं, फिर मैं आपको इसको बजा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग शार्प नोट्स, फ्लैट नोट्स जो भी हैं उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ए मेजर के शार्प सिंबल्स आपको दिखेंगे। पहला शार्प सिंबल 5th लाइन पे एफ शार्प, दूसरा शार्प सिंबल 3rd 4th लाइन के बीच में सी शार्प, और तीसरा शार्प सिंबल 5th लाइन के ऊपर है यानी जी शार्प। इसके बाद आते हैं हमारा जो टाइम सिग्नेचर है, फिर वही कट टाइम मिला सी, उसके ऊपर एक क्रॉस यानी 2/2 का टाइम सिग्नेचर मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नोट्स क्या है हमारे। सबसे पहले आप इस पूरे सॉन्ग में एक चीज़ गौर करेंगे कि जितने भी नोट्स हैं वो आपके हाफ नोट्स हैं, बट क्योंकि ये कट टाइम है इसलिए अब हाफ नोट की जो वैल्यू है वो क्वार्टर नोट के बराबर हो गई है, यानी एक बीट की जो वैल्यू है वो अब हाफ नोट को दी गई है। तो ये हाफ नोट ज़रूर दिख रहा है, बट बजाया किस तरह से जाएगा, क्वार्टर नोट की तरह। पहले 2 नोट जो हमारे फर्स्ट बार में आ रहे हैं वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में, यानी वो ए है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा 4th और 5th लाइन के बीच में 2 नोट्स आ रहे हैं यानी ई। तो क्या अभी तक मिला, ए ई। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको ए मिल रहा है क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है, और उसके बाद फिर आपको ई मिलेगा यानी 4th 5th लाइन के बीच में। तो ए ई, और जो लास्ट नोट है वो भी हमारा ए ही है क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। और उसके बाद आपको एक रेस्ट मिलेगा जो कि एक हाफ नोट का रेस्ट है, लेकिन माना जाएगा क्वार्टर नोट क्योंकि कट टाइम चल रहा है 2/2। ठीक है, तो पूरा फर्स्ट लाइन कैसा आएगा, ए ई ए, ऐसा। चलिए एक बार बजा के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप इसको बजाएंगे। अब आते हैं हम लोग 2nd लाइन की तरफ। 2nd लाइन में जो पहला और दूसरा नोट है फर्स्ट बार का उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला नोट आपका 2nd 3rd लाइन के बीच में ए, दूसरा नोट आपका 3rd लाइन पे यानी बी, तो ए बी। तो हमारा जो नेक्स्ट नोट आ रहा है वो है सी शार्प क्योंकि वो है 3rd और 4th लाइन के बीच में, और उसके आगे का नोट है डी क्योंकि वो है 5th लाइन पे। तो क्या बना बीट हमारा, ए बी सी शार्प डी। नेक्स्ट तो उसके आगे आपको दिखेगा फिर सी शार्प है क्योंकि 3rd 4th लाइन के बीच में है, और जो उसके आगे का नोट है वो बी है क्योंकि 3rd लाइन पे है, और जो लास्ट बार है उसमें हमारा आ रहा है ए जो कि एक डॉटेड नोट है। डॉटेड हाफ नोट यानी इसकी 3 बीट्स होती है, बट क्योंकि कट टाइम है तो उसका भी हाफ करेंगे तो क्या आएगी 1.5 बीट्स। तो 1.5 बीट्स उस ए पे हम लोग वेट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसा आ रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थ्रू आउट जो इसकी टोन है वो नहीं चेंज हो रही, किसी भी नोट पे टोन सिमिलर ही है, बो पे जो प्रेशर है वो एक जैसा लग रहा है। और एक चीज़ और गौर करने की है कि मैंने टॉप पार्ट ऑफ द बो यूज़ किया है, ना कि मिडल और बॉटम पार्ट,
क्योंकि मिडिल और बॉटम पार्ट में टोन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग वैसे भी बिगिनर हैं, तो आप लोगों के लिए टॉप पार्ट को यूज़ करने से ज़्यादा बेटर तरीके से आप उस टोन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट लाइन की तरफ। तो जो लास्ट लाइन में हमारा फर्स्ट और सेकेंड नोट है, तो फर्स्ट नोट कहाँ आ रहा है, फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में, यानी ई। और जो हमारा नेक्स्ट नोट आ रहा है वो कहाँ है, सिक्स्थ लाइन पे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है, तो वो है ए। कौन सा ए है, ई स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर, तो ई और ए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बार आ रहा है उसमें आप देखिए कि वहाँ पे क्या है, तो वहाँ फिफ्थ लाइन के ऊपर का नोट है, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा जी शार्प। जी नहीं होगा, जी शार्प होगा। जी बजाने के लिए फर्स्ट फिंगर के पास रखते हैं, तो सेकेंड फिंगर को, तो वो जी मिलेगा। बट यहाँ जी शार्प है, तो जो नॉर्मल पोजीशन होती है सेकेंड फिंगर की, वहाँ आएगा जी शार्प। तो जी शार्प है और उसके आगे का नोट है हमारा एफ शार्प। क्यों, क्योंकि वो फिफ्थ लाइन के ऊपर आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में नोट दिखेगा, यानी वो ई है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको सिक्स्थ लाइन ड्रॉ की गई है, यानी वो ए है। कौन सा ए है, थर्ड फिंगर ई स्ट्रिंग पे। आगे बढ़ते हैं तो जो आपका लास्ट नोट आ रहा है वो एक ई नोट है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, ई ए जी एफ शार्प, ई ए ई। तो एक बार बजा के दिखाता हूँ आपको। तो एक बार पूरा जो ये एक्सरसाइज है वो लाइन वाइज आपको मैं बजा के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज बजानी है। सॉफ्टली बजाइए, हर नोट पे अपनी जो साउंड है और जो आपकी टोन है, यानी साउंड की क्वालिटी, उसको मेंटेन करिए। बहुत संभाल के और बहुत प्यार से इसको बो को आपको चलाना है, उस पर बजाना है। स्क्रैची साउंड नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, यही इस एक्सरसाइज का मतलब है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन में हम लोग नया सॉन्ग सीखेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।